पुनः एक बार DSSB PGT हिस्ट्री के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको हल करते हैं, जो आंसर की आई है। चलिए शुरू करते हैं। डिसिप्लिन 2 का क्वेश्चन नंबर 11 हमने पहले वीडियो बनाया था, वहीं से शुरू करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में अपने संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदायों को संदर्भित करने के लिए किस पाली शब्द का उपयोग किया है? तो यह है तृतीय। 6ठी शताब्दी BCE में ईरानी आक्रमण ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। ईरानी लेखक अपने साथ एक नई लिपि लेकर आए जो निम्नलिखित में से कौन सी थी या क्या थी? यह खरोष्टी लिपि थी जो ईरान द्वारा लाई गई या फारसी लोगों के द्वारा लाई गई थी। किस हड़प्पा स्थल पर मिट्टी की एक मूर्ति मिली है जिसमें एक महिला को सपाट पत्थर पर रोलर से अनाज पीसते हुए दिखाया गया है, जो हाथ से कताई और भोजन तैयार करने जैसी घरेलू गतिविधियों की जानकारी देती है? यह है हड़प्पा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में वज्जी संघ का प्रमुख सदस्य नहीं था? मल्ल क्या था? यह खुद ही एक गणराज्य था। यह आधुनिक कुशीनगर क्षेत्र में, आधुनिक कुशीनगर यूपी में था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक नंद वंश से संबंधित नहीं था? यह काकवड़ या काला शोक। यह किससे था? हर्यक वंश। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा को जैन धर्म के प्रति उनके योगदान के कारण जैन अशोक कहा जाता है? यह संप्रति मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका राजदूत था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गणराज्य था? तो इसमें देखेंगे विकल्प में से तो मल्ल एक गणराज्य था, जो बताया हूँ अभी कुशीनगर के एरिया में था, उत्तर प्रदेश के आधुनिक। वत्स कौशाम्बी में था। कुरु इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थे। आधुनिक काशी, फिर वाराणसी, ये सब गणराज्य नहीं थे ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस शासक ने लिच्छवियों के विरुद्ध सैन्य अभियानों को सुविधाजनक बनाने के लिए पाटिलग्राम की किलेबंदी शुरू की, जिससे बाद में पाटलिपुत्र की एक प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में उभरने की नींव पड़ी? यह अजातशत्रु। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगिरी या गिरिव्रज। यह डिसिप्लिन 3 है। इलाहाबाद के प्रशस्ति में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने कोसल पर कब्जा कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में कोसल को संदर्भित करता है? कोसल अगर देखा जाए तो श्रावस्ती, यही सब एरिया में था। तो अगर देखेंगे तो इस हिसाब से अगर इसका विकल्प देखेंगे तो इसमें कोई नागपुर महाराष्ट्र में है, ये सब चीज़ें मैच नहीं कर रही थी। इससे रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, ये सब एरिया जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से संबंधित था उसमें है। निम्नलिखित में से कौन सा कर मौर्य काल में राजस्व का प्रमुख या मुख्य स्रोत था? तो ये भाग था। इसकी दर 1/6 से 1/4 के बीच होती थी। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि किसी गुप्त शासक द्वारा उपयोग नहीं की गई? देवपुत्र। यह कुषाण शासकों की उपाधि थी। मौर्य प्रशासन में विभिन्न कार्यकारी अधिकारी होते थे। उनमें से समाहर्ता एक महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था। किसके लिए उत्तरदायी? समाहर्ता का कार्य था सभी स्रोतों से कर संग्रह की निगरानी करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत रामगुप्त के अस्तित्व की पुष्टि करता है? यह देवी चंद्रगुप्तम नाटक है विशाखदत्त की, उसी में है। कलिंग युद्ध अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष बाद हुआ। यह जानकारी मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? 13वां प्रमुख शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य प्रशासन के संबंध में गलत है? यह पौर राजकोषाध्यक्ष, यह गलत है। व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश, दंडपाल पुलिस प्रमुख होता था। अंतर्विषिक महल का सुरक्षा का अधिकारी होता था, सही है। कौन सा यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, उसके दरबार में आया? मेगास्थनीज, वही सेल्यूकस
निकेटर, दूत था। गुप्त वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें देखेंगे अगर विकल्प तो चंद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त नहीं आते हैं। यह स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। चाणक्य द्वारा लिखित राजकला पर प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। यह मौर्य काल का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ग्रंथ क्षत्रिय उत्पत्ति का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को देता है? महावंश। यह बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उस हूण आक्रमण के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना? भीतरी स्तंभलेख। यह यूपी गाजीपुर में है। यह किसका है? स्कंदगुप्त का। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां एक स्तंभ उत्कीर्ण है जो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। इसी को प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। रचना हरिशेण ने की थी इसकी। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में समाहर्ता क्या भूमिका थी? मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता। यह प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया। किसके शासनकाल में गुप्त सेना ने हूण आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया? स्कंदगुप्त के समय हूण आक्रमण होता है। इसके स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर देता है। अशोक द्वारा प्रस्तावित धम्म महामात्र नामक अधिकारी निम्नलिखित में किसके लिए उत्तरदायी था? वे धम्म के सिद्धांतों के शांतिपूर्ण संचालन की देखरेख के लिए उत्तरदायी थे। धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी को नियुक्त किए। यह अशोक के 5वें शिलालेख में वर्णित है। अशोक द्वारा अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में नियुक्त धम्म महामात्रों की प्राथमिक भूमिका क्या थी? संपूर्ण साम्राज्य में धम्म का प्रचार प्रसार करना। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत में अनंगपाल तोमर द्वारा दिल्ली मेहरौली स्तंभ लेख की खुदाई का उल्लेख है जो दिल्ली के नामकरण से संबंधित है? पृथ्वीराज रासो इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक नहीं माना गया? हूणों का आक्रमण। ये मौर्य आक्रमणकार के बहुत बाद, मौर्य काल के पतन के बाद होता है स्कंदगुप्त के समय, इसलिए इसे कारण होगा ही नहीं। 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करने में सफल रहा, हालांकि वो गुप्त साम्राज्य को पुनर्जीवित नहीं कर सका? यह नरसिंह गुप्त बालादित्य थे, जो उत्तर गुप्त शासक थे। अब डिसिप्लिन 4 देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा। मलिक ज़ादा की 17वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई कृति में राजस्व आकलन और संग्रहण की सर्वोत्तम विधि के रूप में फसल बंटवारे का उल्लेख किया गया है। ये कौन, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? निगारनामा ए मुंशी। कौन लिखा है? मलिक ज़ादा। निम्नलिखित में से कौन सी 2 साहित्यिक कृतियाँ राजा रामगुप्त 370 से 75 AD के अस्तित्व और सख्त शासक के साथ उनके संघर्ष का वर्णन का? यह है विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम में और रामचंद्र गुरचंद्र का नाट्य दर्पण में पता चलता है। प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार कालिदास किसके शासनकाल में? तो साधारण सप्तम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में नवरत्नों में से एक थे कालिदास। इनकी रचना है मालविकाग्निमित्रम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखेंगे खलीफा का हस्तक्षेप तो था ही नहीं मुगल साम्राज्य में। अकबर के दाम जो सिक्का था का वजन कितना था? 20 से 21 ग्रेन। ये दाम क्या था? दाम तांबे का सिक्का था।
मुगल काल के दौरान प्रयुक्त उस तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है जिसे विशेष रूप से सम्राट अकबर के अधीन प्रचलित और मानकीकृत किया गया? ये था दाम। किस विद्वान ने लंबे समय तक चले दक्कन अभियानों को दक्कन अल्सर के रूप में वर्णित किया, जिसने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया? यह जदुनाथ सरकार। मुगल काल में भू राजस्व के लिए निम्नलिखित में से किस फारसी शब्द का प्रयोग नियमित रूप से किया गया? मुगल काल में भू राजस्व के लिए निम्नलिखित में से किस फारसी शब्द का प्रयोग नियमित रूप से किया गया? तो था माले वाजिब। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने बलिदान के दृश्यों को दर्शाते हुए अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए? समुद्रगुप्त। बलिदान के दृश्यों को 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित राजपूत शासक कौन था? मेदिनी राय। स्कंदगुप्त के शासनकाल के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए कौन सा मंत्री उत्तरदायी था? तो पाणदत्त। मुगल बादशाहों के द्वारा जारी सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? मोहर। दिनार गुप्तकालीन था, रुपया चांदी का था, दाम तांबे का था। यहाँ सोने के सिक्कों की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी का जागीरदारी संकट वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? बढ़ते प्रशासनिक एवं सैन्य खर्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जागीरों की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट। मुगलों के पतन के कारण स्वदेशी बैंकिंग फर्मों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक समर्थन को नई क्षेत्रीय राजनीति में पुनर्निर्देशित करने के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? यह थे करेन लियोनार्ड। मुगल शासन के दौरान कौन सा ट्रांजिट या पारगमन टैक्स था? तो राहदारी। किस विदेशी विवरण में हमें उत्तरकालीन सम्राटों के अधीन मुगल साम्राज्य के पतन का स्पष्ट वर्णन मिलता है? फ्रांसवा बर्नियर द्वारा मुगल शासन की यात्रा का विवरण। निम्नलिखित में किसने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो ये फर्रुख सियार थे। 1739 में किस युद्ध में फारस के नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली की लूट की गई और मुगल प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय गिरावट आई? करनाल का युद्ध। किस मुगल शासक के शासनकाल में जागीरों की संख्या में प्रमुखता से वृद्धि हुई तथा मनसबदारों की संख्या में वृद्धि के कारण खालसा पर दबाव बना? तो यह औरंगजेब। इसी कारण कहते हैं जदुनाथ सरकार की जागीरदारी संकट। नादिर शाह भारत पर आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। इस तरीके हमने डिसिप्लिन 4 के 20 प्रश्न हल कर लिया और डिसिप्लिन 5 और 6 के आगे हल दिया जाएगा। धन्यवाद।